बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के कर्व ट्रेसिंग चैप्टर से रिलेटेड है। ट्रेस द कर्व वाई क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू। तो सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख देंगे। तो दे रखा है वाई क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देंगे। अब इसके बाद कई पॉइंट्स होंगे तो इनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सिमेट्री देखेंगे इस कर्व की, किसी भी कर्व की सिमेट्री देख लें, और जो भी पॉइंट हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे उनको सभी को शामिल करना ज़रूरी नहीं है। आप जितना भी अपने हिसाब से समझें वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी को स्किप कर सकते हैं या और भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे भी हमें अंदाज़ लग जाएगा हमारे कर्व इस तरीके से है। क्योंकि ट्रेसिंग का मतलब यही होता है कि बस अंदाज लगा के आपको ट्रेस करना होता है, रफली ट्रेस करना होता है, बहुत से पॉइंट्स नहीं निकालना होते हैं। बस डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हुए हम इसको लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्री देखना होगी। तो सिमेट्री में कई तरह की सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर हम पहले एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री की बात करें तो वाई में इवन पावर होना चाहिए, क्योंकि वाई में ऑड पावर है तो कोई भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं होगी। तो हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखना हो तो एक्स में पावर इवन होना चाहिए। देखने एक्स में दोनों ही जगह मतलब हर जगह इवन होना चाहिए, तो दोनों जगह ऑड पावर है। अगर एक जगह भी इवन मिलती दूसरी जगह पर ऑड तो फिर ऑड ही होती वो। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है कर्व, ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब हमें और दूसरी चीज़ों में भी देख लेना चाहिए, और यहाँ से पता चल रहा है कि अगर x की जगह पर हम माइनस एक्स पुट कर दें और y की जगह पर माइनस वाई पुट कर दें तो देखेंगे कि इक्वेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि y की हम माइनस वाई पुट करेंगे तो माइनस और इधर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो इक्वेशन था वही आ जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि कर्व हमें नज़र आ रहा है कि किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं यहाँ पर। जो नहीं है तो कई सिमेट्री होती है, बस हमने 3 पे बात कर ली है, फिर हम आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमें सिमेट्री मिल चुकी है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका रीज़न क्या है, क्यों ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है? सिंस ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाई माइनस एक्स, यानी एक्स या माइनस एक्स रख दिया, एंड वाई दोनों एक साथ, वाई की जगह माइनस वाई, देन इक्वेशन 1 इज़ अनचेंज्ड। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, वही रहती है इक्वेशन। इसलिए हम कह सकते हैं, यानी कह दिया ऊपर कि कर्व जो है वो अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल होगा। अपोजिट कोऑर्डिनेट का मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो अपोजिट कोऑर्डिनेट मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, जैसे कि आप जानते हैं ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो अपोजिट कोऑर्डिनेट यानी फर्स्ट अपोजिट होता है थर्ड के, और ये अपोजिट होता है इसके। यानी कर्व जैसा इसमें बने होगा, अगर कर्व को हमने देख लिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इतना है तो हमें थर्ड में चेक करने की ज़रूरत नहीं, थर्ड में अपने आप ही पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम चेक कर लें कि सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसा बन रहा है, तो वैसा ही ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में भी बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल अबाउट होगा अपोजिट कोऑर्डिनेट में। इसलिए हमें 2 कोऑर्डिनेट में, चाहे हम इनको ले लें या इनको ले लें या इनको ले लें या इनको ले लें, बस 2 कोऑर्डिनेट को हमें चेक करना होगा। बाकी हम सिमेट्री का यूज़ करते हुए उसको बना देंगे, देख लेंगे। वो आगे सिचुएशन जैसी आएगी कि हमें किस 2 कोऑर्डिनेट को चुनना है, वो बाद में बात हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा। अब हम सिमेट्री के बाद दूसरा भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, और ये भी है कि सीक्वेंस कोई नहीं है, आप कोई जरूरी नहीं पहले आप सिमेट्री देखें, कोई भी पॉइंट आपकी नज़र में आ जाए वो देख सकते हैं, लेकिन आप भूलें ना, इसलिए आप एक ही तरीके
तरीका यूज़ करें, जैसे पहले भी करते हो वैसे ही आप इसको जारी रखें। अब हम जिस तरीके से करते हैं उसको बता देते हैं। हम ऑरिजिन की बात कर लेते हैं, यानी ऑरिजिन लिख दीजिए। ऑरिजिन को पहले चेक करें कि ऑरिजिन से कर्व पास होता है या नहीं। अगर पास होता है तो फिर देख लेते हैं कि ऑरिजिन पर टेंजेंट है या नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर पास होगा तो फिर टेंजेंट देखी जाएगी, पास नहीं होगा तो टेंजेंट वहाँ पर हो ही नहीं सकती। तो ये कैसे पता लगेगा कि कर्व ऑरिजिन से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए बस देखना होता है कि वैसे तो आप x बराबर 0 y बराबर 0 को रख के पुट करके देख सकते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं, करता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, ये भी वेरिएबल टर्म है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, कोई वेरिएबल टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए कर्व जो होगा वो कोई पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म इस के इक्वेशन में नहीं है, इसलिए हम कह देंगे ऑरिजिन से पास होता है। सिंस देयर इज़ नो constant term in equation of curve यानी कर्व का इक्वेशन को हमने कर्व के इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है, देयरफॉर कह सकते हैं सो द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन, द कर्व पासेस थ्रू ऑरिजिन। अब यहाँ पर जब ऑरिजिन से पास हो रहा है तो जैसे कि हमने शुरू में बोला कि तब हमें टेंजेंट भी फाइंड करके रख लेना चाहिए। और टेंजेंट कैसे निकालते हैं तो आपको मालूम है, कई मेथड होता है। सिंपल मेथड ये है कि हम जो इक्वेशन दे रखा है कर्व का, उसके जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन तो हम इस चीज़ को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम कहेंगे द टेंजेंट एट ऑरिजिन पे। अब हम इक्वेशन पे आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सा है? ये आपको मालूम है 3 पावर का है, 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का। यही है जिसमें 1 डिग्री है, उस टर्म को 0 के बराबर पुट कर दें, यानी हम यहाँ पर पुट कर दें a स्क्वायर x को 0 के बराबर, क्योंकि a इंटू में मल्टीप्लाई में से राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे तो 0 स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा। और x बराबर 0 हम लोग जानते हैं कोई और नहीं बल्कि y एक्सिस लाइन होती है, y एक्सिस होती है। तो ये पता चल गया कि ऑरिजिन पर टेंजेंट खुद y एक्सिस है। तो रफ़ आइडिया थोड़ा सा हम यहाँ पर लेते हुए इसको बाद में बनाएंगे, अभी रफ़ आइडिया ले रहे हैं। कुछ जो पुरानी बातें उनको माइंड में रखते हुए इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि अभी सिमेट्री मिल चुकी है और कर्व ऑरिजिन से पास होता है, ये पता चल गया। अब कर्व किस तरीके से पास होगा ये तो हमें कोई आइडिया नहीं है, माना थोड़ा सा हम रफली इसको बना देंगे। तो ये तो मालूम है कि y एक्सिस पर टेंजेंट है, ये ऐसा है। और क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है तो जैसा कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा वैसा ही ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, जैसा ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा वैसा ही ये जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये कर्व का नेचर होगा। और ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आ जाए, अभी तो हम रफली बना रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज़ हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ ये पता है कि अगर ये फर्स्ट में है तो ये वैसा ही थर्ड में भी हो जाएगा जैसा। और ये ज़रूरी नहीं इतना ना हो, ऐसा भी हो सकता है, या ये हो कि ऐसा बनेगा तो इधर ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी जो सेकंड में बन रहा है तो फोर्थ में भी बनेगा। उम्मीद है कि बात क्लियर हो गई होगी। अभी यानी जो पुरानी पिछला जो पॉइंट 1 था सिमेट्री, उसकी नॉलेज और जो अभी हमें मिला ऑरिजिन पर टेंजेंट, इसकी नॉलेज को लेते हुए कर्व सिर्फ ऐसा भी बन सकता है जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया, ऐसा भी बन सकता है। और कर्व जो है वो ऐसा भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है। और कर्व जो है ऐसा भी बन सकता है कि ये जैसे पहले बना रहे थे हम कि ये दोनों साइड में भी हो। तो ऐसे वैसे तो हम यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट को चेक करके ऑरिजिन को चेक कर सकते हैं कि मल्टीपल पॉइंट है नहीं, तो इस तरीके की सिचुएशन को रूल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कोई मल्टीपल पॉइंट यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन इसमें तो मल्टीपल पॉइंट है, यानी एक ही पॉइंट्स पर कई ब्रांच यहाँ पर जा रही हैं।
तो हालांकि मल्टीपल पॉइंट का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, अगर हम सस्ते में कहीं पर इसको निकाल सकेंगे तो इस स्किप कर देते हैं हम अपना स्किप कर रहे हैं। आप कोई भी पॉइंट स्किप कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसको मल्टीपल पॉइंट को नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें हमें कई बार डिफ्रेंसिएशन करना होता है। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तो आपको ये क्लियरली बनाना नहीं है, बस यहाँ तक इसको लिखना है और जिन पर किस तरीके से हमने टेंजेंट फाइंड किया है। अब हम कोई भी पॉइंट तीसरा ले लेते हैं। जब हमने ये ले लिया कि ऑरिजिन से पास हो रहा है, ऑरिजिन पर टेंजेंट कौन सी होगी वो फाइंड कर ली। तो अब ये भी देख लेते हैं कि वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को कर्व जो है वो किस पॉइंट पर कट करेगा, वो पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस, या हम ऐसे ही वाई एक्सिस के बारे में भी देख सकते हैं। ऑन एक्स एक्सिस आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1, जो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा उसमें पुट कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वाई क्यूब है, इक्वेशन नंबर 1 में देख लेते हैं वाई क्यूब है, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स क्यूब है। यहाँ से अगर हम एक्स को कॉमन ले लें, 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ से इसको अलग अलग जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। और जब एक्स यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर पुट करके एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट लगता है, जिसकी वैल्यू ए आ जाएगी, लेकिन स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 होती है प्लस माइनस। यानी हमने वाई इक्वल टू जब 0 रखा है तो एक्स की वैल्यू 0 भी मिली है, वाई इक्वल टू जब 0 रखा है तो एक्स की वैल्यू प्लस ए भी मिली है, और वाई इक्वल टू जब 0 रखा है तो एक्स की वैल्यू माइनस ए भी मिली। यानी हमें 3 पॉइंट मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों पॉइंट से कर्व पास होता है। एक पॉइंट तो हमारा पहले भी क्लियर था। अब जो भी नॉलेज है इन तीनों जो पॉइंट्स निकले हैं, इनसे तीनों जो नॉलेज पॉइंट से आ रही है उनको अब हम अपने माइंड में साथ साथ लेते हुए चलें कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑरिजिन से भी पास होता है, पॉइंट ए कॉमा 0 से भी पॉइंट पास हो रहा है, और पॉइंट माइनस ए कॉमा 0 से भी पॉइंट पास हो रहा है। अब इसका जो है किस तरीके से हो सकता है ये हमें थोड़ा सा देखना है। लेकिन हमें देखिए कि अगर जाते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ बनता है, जो ऊपर बने या नीचे बने, या नीचे बने या ऊपर बने, तो हम बना सकेंगे यही। अगर फर्स्ट में बन गया तो हम इसी को थर्ड में रिपीट कर देंगे, क्यों सिमेट्री है, हमें पता है सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में जैसा इस क्वाड्रेंट में बनेगा वैसे इसमें बनेगा, यानी फर्स्ट में बनेगा वैसे थर्ड में बनेगा, जैसा सेकंड में होगा वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए हमें आधा वर्क करना होता है सिमेट्री से पता करने से। अगर ज़्यादा एक्सिस के बाद सिमेट्री होगी तो उतनी ज़्यादा हमें कर्व होगा। ना कि हमने 3 ही सिमेट्री देखी, एक्स एक्सिस के बाद, वाई एक्सिस के बाद और अपोजिट क्वाड्रेंट वाली सामने नज़र आई, हमें दिख गई। और भी होती है एक्स इक्वल टू वाई, फ़िलहाल हमें इसमें फोकस नहीं करना है, उसमें नज़र नहीं आ रही थी हमको तो इसलिए हमने नहीं देखी। अब हम तीसरा पॉइंट जब देख लिया कि ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है इतने पॉइंट पर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लिए, और इसका नेचर भी थोड़ा सा हमें ऑरिजिन का पता है कि ऑरिजिन पर टेंजेंट है कर्व। थोड़ा सा रफली हम इसको बना सकते हैं। एक तो टेंजेंट इसको कंसीडर करते हो, दूसरा ये कर्व जो है वो इस तरीके से। अभी हमें नहीं मालूम है कि कर्व ऐसे ही बनेगा, क्योंकि हम पीछे आपको यहाँ पर दिखा चुके हैं सिचुएशन। अभी जैसे ये बनाई, ऐसी सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। फिलहाल अभी हम इसी को बनाते हैं और कर्व को यहाँ से पॉइंट से पास होना है। अब इस तरीके कर्व है तो कर्व क्लियर सी बात है कि कर्व जो है इधर से पास होने के लिए कितनी ऊपर चला जाए नीचे, तो फिर ये आएगा ही यहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन बना, अगर ऐसी सिचुएशन में बना है जैसे कि हम दूसरा वाला लिया था, इस तरीके से लिया है और इसको फिर हमें ऐसे बनाना है, तो ये वाला पॉइंट ए कामा 0 इससे होकर जाना पड़ेगा, उसको ऐसा भी जाएगा। तो फिर हमें ये अब थोड़ा सा देख लेना होगा कि ये यहाँ पर 0 से ए के लिए कर्व पॉजिटिव है तो हम ऊपर बनाने के, कर्व निगेटिव है तो उसको हम इस तरीके से नीचे भी बना के इसको पता कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे, जैसे कि हमारी आदत है, क्योंकि हम जो है पहले तो ऑरिजिन, पहले सिमेट्री देखते हैं, फिर ऑरिजिन पर नेचर देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट करता है। अगर ऑरिजिन पे देखा है कि ये कट पास हो रहा है तो फिर ऑरिजिन का देख लेते हैं कि टेंजेंट पास हो रही है या नहीं, और इसमें ये भी पता कर लेते हैं यहाँ से कि
कस्ब कस्ब, हाँ देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ रही है, एक ही टेंजेंट यहाँ पर आ रहा था, तो कस्ब की कोई बात नहीं होगी। मीन्स कर्व जो है इस टाइप का तो बिल्कुल होने के चांस ओरिजिन पे नहीं है। जैसे कस्ब हो या नोट हो, इस तरीके का, जैसे नोट टाइप का बने, यानी कर्व जो है नोट, यानी मालूम ही होगा आपको कि बिल्कुल ही पता चलता है इस तरीके से। यहाँ पर जरूरी नहीं मिले, मतलब यहाँ पर अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ की जा सकें या एक ही टेंजेंट हो, यानी वाई एक्सिस के लिए सॉरी, तो इसको हमें ऐसे करके दिखाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी वाली। मल्टीपल पॉइंट यहाँ से पता चल रहा नहीं है, जैसे कि हमने एक बार बोला था। तो ऑरिजिन तो मल्टीपल पॉइंट नहीं है, यहाँ से पता चला, क्योंकि टेंजेंट ओनली एक ही टेंजेंट निकल रही है। अगर मल्टीपल पॉइंट होता है तो एक से ज़्यादा टेंजेंट भी होती हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो तो पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई, यानी इस थर्ड वाले को हम हटा सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे ये दोनों सिचुएशन तो बाकी हैं, और ये आसानी से हम देख सकेंगे कि अगर ये वाली सिचुएशन बन रही, ये वो हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट होगा उससे क्लियर हो जाएगा। अभी और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं वो, और इससे हो जाएंगे कि हम ए पॉइंट पर, और यह कहना चाहिए क्योंकि ये हम एक ही सिमेट्री से हमें दोनों पॉइंट पर नहीं देखना होगा, हम इस पॉइंट पर चेक कर लेते हैं कि टेंजेंट जो है कैसी होगी, क्या होगी, उससे थोड़ा सा आइडिया हमें और लग जाएगा। तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट की बात करें। अब इस पॉइंट में टेंजेंट कैसे फाइंड करें, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर निकालने, या तो -a,0 पर या a,0 पर, टेंजेंट एट a,0। जब इस तरीके से हमें किसी पॉइंट पर टेंजेंट की ज़रूरत होती है तो हम ऑरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं इस पॉइंट पर। तो क्योंकि ऑरिजिन को जब शिफ्ट कर देते हैं तो आसानी से, इस हमने जो दूसरे पॉइंट में किया था कि टेंजेंट अगर ऑरिजिन पे निकालना होती है, बस हम लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये तो यहाँ पर अपना पहले से ही ओरिजिन था ही, लेकिन हम पहले और जिस पॉइंट पर हम निकाले वो ओरिजिन था, लेकिन ये पॉइंट ओरिजिन नहीं है। तो इसको ओरिजिन बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना होता है, एक्सिस को यानी शिफ्ट करना होगा, यहाँ पर ओरिजिन को यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, यानी पैरेलल शिफ्ट करना होगा। तो उसके लिए पुट करना होता है, यानी स्मॉल एक्स की वैल्यू को पुटिंग स्मॉल एक्स को रख दीजिए आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कैपिटल एक्स जो ए है ये से प्लस करते हुए, और वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस ये वाली वैल्यू, तो बड़े आसानी से ये चेंज हो जाएगा नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसका ऑरिजिन यही पॉइंट हो जाएगा, और इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे सामने है यहाँ पर, तो इसको हम रख देते हैं, पुट कर देते हैं। वाई की जगह पर कैपिटल वाई प्लस 0, और उसका क्यूब था, राइट हैंड साइड में था a² एक्स की यहाँ पर कैपिटल एक्स प्लस ए रखना है माइनस का, ऐसे यहाँ पर कैपिटल एक्स प्लस ए का होल ऑफ क्यूब रखना है। तो यहाँ पर लोवेस्ट डिग्री टर्म ये प्लस है, वाई प्लस 0 तो 0 सॉरी वाई हो गया, वाई क्यूब हो जाएगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो a² ये यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो a² एक्स हो जाएगा प्लस का a क्यूब आ जाएगा। a क्यूब में यहाँ से भी होल ऑफ क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस का a क्यूब मिलेगा, और प्लस का 3x² a आएगा, और प्लस का होल ऑफ क्यूब को ओपन करने के बाद फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, और प्लस का 3x इंटू a², ये ऐसे ही, और दूसरे वाले का स्क्वायर। पैकेट होने पर ओपन करने पर a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो वाई क्यूब है यहाँ पर, और a² x मिला है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, x क्यूब माइनस का 3a x², और माइनस का हो जाएगा 3a² x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 टाइम्स बचे हैं माइनस का, ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हमें टर्म मिल चुके हैं। जो लोवेस्ट डिग्री टर्म की जो तलाश थी वो माइनस का 2ax मिल गया है। बाकी आप लिखें कैसे भी लिखें, फिर इसको लिख दें 3x² माइनस का x क्यों। हमारा फोकस तो इस वाले टर्म पर रहेगा, क्योंकि हमें टेंजेंट चाहिए। हमने इस पॉइंट पर जब इसको ऑरिजिन बना दिया है, अभी ऑरिजिन यानी इस पॉइंट को मानते हुए इक्वेशन कर्व का ये आ गया है, और हम इस ऑरिजिन पर ये ऑरिजिन बना दिया नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस पर इस ऑरिजिन पर इसके जो ऑरिजिन होगा यानी कैपिटल एक्स कामा वाई 0 0 होंगे इसमें, एक्चुअल में वो ये पॉइंट होगा, तो उस पर हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन का मतलब यहाँ पर होगा जो हमारे कैपिटल X कैपिटल Y के जो वैल्यू हैं वो 0 होगी, यानी जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन कह सकते हैं अगर पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वही पॉइंट होगा A,0 जिस पर हम तलाश कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो उसके लिए आपको मालूम है लोवेस्ट डिग्री टर्म को यानी -2a²x को 0 के बराबर पुट करना होता है। ये तो कांस्टेंट आप 0 के अपान में ले आके x बराबर 0 कर देंगे, लेकिन हमारी ये कैपिटल X की वैल्यू है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड करेंगे तो स्मॉल x माइनस a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल x माइनस a बराबर 0, यानी x की वैल्यू हमारे ये x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी, जो कि टेंजेंट एट ऑरिजिन हमें पता चल चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ फिगर और जो नॉलेज है पुरानी नॉलेज और जो अभी की है उनको इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये भी मालूम हो चुका है कि कर्व जो है वो ऑरिजिन से यानी 0,0 से पास हो चुका है, शुरुआत में मालूम था। और कर्व के बारे में ऑरिजिन के बारे में ये मालूम है कि y एक्सिस इसकी टेंजेंट है, तो ये भी पता चला। और x = a,0 पर जो टेंजेंट है वो x = a आया है, और सिमेट्री से हमें पता चल जाएगा कि ये -a,0 पर भी ऐसा ही टेंजेंट होगा। हालांकि वो हम बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, या फिर इसका ये देख के यहाँ पर इतना बना सकते हैं, ये देख के। हालांकि ये कर्व नहीं है, लेकिन कर्व की जो बाकी उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी इसी तरीके से चलेंगी तो बना सकते हैं। ये तो यानी वो तो हम बाद में भी देख लेंगे, क्योंकि कर्व जैसा इधर बनेगा वैसे उस तरह बन जाएगा। तो ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट भी अभी हम लोग ज़्यादा आइडिया यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं जब तक कि हम ये नहीं कर सकते हैं कि कर्व ऊपर जा रहा है हमारा कि कर्व नीचे जा रहा है ये, क्योंकि ये जब ये अगर ऊपर से जा रहा है तो इस पॉइंट पर वापस आएगा, क्योंकि इससे पास हो रहा है ऐसे करके, और फिर इस तरफ भी जा रहा है। हालांकि और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, और ये पता चल गया टेंजेंट है। और टेंजेंट कर्व इस तरीके से भी हो सकता है, या कभी कभी जो है वो कर्व का नेचर इस पॉइंट पर चेंज होके टेंजेंट इधर भी बन सकता है और टेंजेंट इस तरफ भी बन सकता है, या इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। फ़िलहाल अभी हम लोग थोड़ा सा रफ आइडिया लेके चलते हैं इसमें, और यहाँ के सिचुएशन भी इसी तरीके की होगी, ये तो सिमेट्री से पता चल रहा है। तो अभी हम बस इतने ही पॉइंट हमारे पास हैं, और क्या था इसमें, कोई पॉइंट छूट रहा उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स से पास हो रहा है ये भी मालूम है, तो खैर एक ही जैसे ही हो जाएंगे। तो और क्या नॉलेज है, सिमेट्री हो गई, तीसरा पॉइंट और क्या था, अब एसिम्पटोट्स के बारे में ही बात कर सकते हैं हम लोग। एसिम्पटोट्स के बारे में बात कर लेंगे, या फिर यहाँ पर ये भी पॉइंट, क्यों ये पॉइंट जो है ये टेंजेंट आया है, तो पॉइंट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हमने एक सिचुएशन बताई थी आपको कि टेंजेंट 2 तरफ से हो सकता है, यानी इस तरफ से भी टेंजेंट हो जा सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब ये या फिर सिंपली जो है वो ऐसा टेंजेंट होता है, लेकिन जो है अगर इस तरीके से हुआ हमारा तो कर्व कैसे जाएगा, इस सिमेट्रिकल है ये किस अपोजिट कोऑर्डिनेट में। तो अभी ये तो मैं डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कर्व दोनों साइड होगा या एक साइड होगा। फिलहाल हम इसमें जो पॉइंट मिला है टेंजेंट का, तो टेंजेंट का थोड़ा सा नेचर और चेक कर लेते हैं कि ये इस तरीके से टेंजेंट हो सकता है कि एक इस तरीके से हो सकता है टेंजेंट की ये कर्व को एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाए, और कभी कभी ऐसा होता है ये कट करता हुआ जाता है, एक साइड टेंजेंट होता है और दूसरी साइड अलग टेंजेंट होता है, यानी यहाँ से इस कर्व का नेचर बदल जाता है। और आपको मालूम ही है इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। तो ये चेक करना होगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है या नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें दोबारा से एक काफ़ी बड़ी मेहनत करना होती है। तो इस पॉइंट के लिए, क्योंकि ये पॉइंट हमारा अहमियत रखता है, इसलिए हम इसके लिए मेहनत थोड़ी सी कर लेंगे। यानी हमारे डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ जाएगी इसमें। तो इसलिए हमें
इक्वेशन नंबर इस पॉइंट को चेक करने के लिए इन इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी हम इस पॉइंट का नेचर चेक करने के चाहते हैं। तो ये हमारा 4 पॉइंट तो हो गए। 5वां पॉइंट में हम स्पेशली इसको पॉइंट्स का ही नेचर जो इसमें आया है उस कर्व का, हालांकि ये किसी कर्व की ट्रेसिंग के लिए पॉइंट नहीं है जनरल, बल्कि इस कर्व के लिए स्पेशली ये पॉइंट का नेचर हम चेक कर रहे हैं। यानी हम जनरली अगर जनरल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द नेचर ऑफ पॉइंट, द नेचर ऑफ पॉइंट। तो नेचर ऑफ पॉइंट अगर पता कर रहे हैं, वो पॉइंट हमारे इस सवाल के लिए a,0 है। हालांकि माइनस a,0 भी इसी तरीके को जाएगा, तो हम सब पे चेक नहीं करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हालांकि डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, हमें इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सब डेरिवेटिव की जरूरत होगी। तो फर्स्ट जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में y³ है, तो आ जाएगा 3y² dy/dx। राइट हैंड साइड में a² था और x था, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, फिर था x³, तो पावर आ गया जाएगी 3, इतनी पावर होगी, इसमें से कम यानी 2 आ जाएगा। इतना हमें मिला है। इससे हम dy/dx की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं 3y² से डिवाइड करते हुए, यानी a² माइनस का 3x² अपान में 3y²। अब हम इस पॉइंट को अगर चेक करते हैं, यानी ये जो वैल्यू है a,0, तो यहाँ पर a,0 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये आ रहा है यहाँ पर इन्फिनिटी। इस पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हमें यहाँ पर फिर नज़र आ रहा है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। वैसे भी ये पॉइंट थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाता है, तो 5वां वाला पॉइंट को बदल देते हैं यहाँ पर। अगर इसमें हम पढ़े रहेंगे तो हो सकता है हमारा ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमें फिर सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना होंगे इस पॉइंट के लिए। तो इसलिए हम एसिम्प्टोट की तरफ जा रहे थे, वही ज़्यादा बेहतर था, एसिम्प्टोट, क्योंकि इस पता हो जाएगी कि एसिम्प्टोट कर्व का है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम पैरेलल एसिम्प्टोट की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना हो तो देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पावर देख लीजिए। जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल देखना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट देखना है, तो एक्स की सबसे बड़ी पावर देखेंगे 3 है, उसका कोएफिशिएंट -1 है, जो कि कांस्टेंट है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट नहीं। ऐसे वाई की सबसे बड़ी पावर 3 है, उसमें भी इसका कोएफिशिएंट +1 है, नहीं लिखा तो +1 होगा, और कांस्टेंट है इसलिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगा। यानी यहाँ पर पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट है, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट है। अब सिर्फ हमें जो फोकस करना है वो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बारे में ही पता करना है कि ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स क्या होगा। एसिम्प्टोट्स ही हम फाइंड कर पाएंगे। हालांकि ना लिखें इसको, हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स निकाल लेंगे। वो सारे एसिम्प्टोट्स निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले तो हम पुट कर देते हैं जो गिवन इक्वेशन है, उसमें y की जगह पर m पुट कर देंगे और x यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। जो हमारे 3 पावर के जो टर्म हैं उनको हम एक साइड करते हुए, यानी हमारा इक्वेशन पहले सामने लिख लेते हैं हम, y³ = a² x - x³ था, इसको सबको एक साइड कर लें तो हो जाएगा y³ - a² x प्लस का x³ = 0। अब हम phi3m की बात करेंगे, तो y की जगह पर m पुट कर देंगे और जहाँ पर x मिलेगा, सबसे 3 पावर वाले की बात करें, ये मैक्सिमम पावर की बात करें, यानी 3 की पावर की बात करें, तो x की यहाँ पर 1 कर देंगे, तो ये इतना मिल गया हमें। उसके बाद हम phi2 फाइंड करते हैं, phi2m की वैल्यू, यानी y की जगह पर m, तो 2 पावर वाला, तो यहाँ पर कोई 2 डिग्री वाला कोई टर्म नहीं है, तो उसमें फिर 0 कर देंगे। फिर हम यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी फॉर वैल्यू ऑफ m, हम जो phi3 निकाला था उसको 0 के बराबर पुट करते हैं, यानी यहाँ पर m³ ऐसे ही रहने दें ताकि हम दिखा सकें कि यहाँ पर अगले स्टेप में, यानी q की 1 का क्यूब ऐसे तो 1 होता है, लिख देंगे, लेकिन ऐसे लिखा रहने फार्मूला हम लगा रहे हैं, ये दिखा देंगे कि फर्स्ट टर्म में तो आपको मालूम, फर्स्ट ब्रैकेट में तो दोनों को ऐड कर देंगे, दूसरे में क्या होगा, m² होगा प्लस 1² होगा माइनस दोनों का इंटू बराबर 0। अब ये टर्म जब हम 0 के बराबर रखेंगे
दोनों ही ब्रैकेट को m+1 बराबर 0, दूसरा है m² + 1² माइनस m × 1m बराबर 0। इनको अलग अलग जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो जब कोफिशिएंट 1 1 होते हैं तो आपको मालूम है, तो इससे m की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी मिलती है। सिर्फ m = यहाँ से -1 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक ही एसिम्प्टोट्स हैं और बाकी m की जो वैल्यू है वो इमेजिनरी हैं। तो लिख सकते हैं कि अदर वैल्यूज़ of m is इमेजिनरी वैल्यू मिलती है। आपको मालूम है अगर 1 1 1 कोफिशिएंट है या निकाल लें 2 पावर का है, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। यानी 3 एसिम्प्टोट्स हो सकते थे क्योंकि 3 ऑर्डर का हमारा ये था मैक्सिमम पावर 3 थी। तीन में 2 जो है 2 m की वैल्यू इमेजिनरी होगी, यानी एसिम्प्टोट होंगे लेकिन इमेजिनरी होंगी, छोड़ दीजिए। तो तीसरा ये, यानी और कोई एसिम्प्टोट्स इसके अलावा नहीं होगा। अब m की वैल्यू तो मिल गई क्योंकि आपको मालूम है एसिम्प्टोट तो एक लाइन होती है y = mx + c, तो उसके लिए m की वैल्यू तो मिल गई, -1 c की वैल्यू और फाइंड हो जाए तो c की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है c = क्यों कई मेथड होते हैं एसिम्प्टोट निकालने के, तो जिस मेथड से हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है माइनस का, यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर होती है यानी phi 3 उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया जाता है और यहाँ पर न्यूमरेटर में phi 2m रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही है कि ये वैल्यू phi 2 की वैल्यू 0 के बराबर है। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करें 3 पावर वालों को या ना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3m² + का 0, तो अपन न्यूमरेटर में 0 तो c की वैल्यू 0 हो गई। इसलिए हम लिख सकते हैं एसिम्प्टोट्स इस फार्मूले का यूज़ करते हुए y = mx + c। देयरफॉर द asymptote विल बी एसिम्प्टोट होगा y = mx + c, यानी इसको y = -x भी कह सकते हैं या फिर आप x को इधर ले आएँ y + x = 0 भी कह सकते हैं। आपको मालूम है y = ये बहुत फेमस लाइन होती है, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, तो इन दोनों के बीचों बीच से यानी y = 45 डिग्री बनाए तो y = x होती है, लेकिन हमारा तो ये -x है। तो ये वाली जो लाइन होती है जो यहाँ से निकलती है, यही लाइन y = -x होती है, या इसको x + y या y + x = 0 भी लिख सकते हैं कि एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो के साथ साथ कर्व इनफाइनाइट तक चला जाता है, यानी हमारा कर्व के बारे में थोड़ी और नॉलेज हमको मिल चुकी है। उसका हम देखें, ऑरिजिन से जाता है पॉइंट a, 0 से पास होता है, -a, 0 से पास होता है, और साथ ही साथ जो है वो इस वाली लाइन के बारे में पता चल गया। ये एसिम्प्टोट ये जो है ऑरिजिन, ये वाली लाइन जो है y + x = 0, इसमें साथ इन्फिनिटी तक साथ में जाता है, यानी बाद में नेचर इसका हमें पता चल जाएगा, यानी जैसे जैसे इन्फिनिटी तक जाएगा। अब कैसे जाएगा वो हम बाद में देखते हैं कि ये नीचे से जाएगा या इसके ऊपर से जाएगा, ये साथ साथ इन्फिनिटी तक जाएगा। और फिर जैसा हमारा इस क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही इसमें भी कर्व फिर इन्फिनिटी तक इसी तरीके से बन जाएगा। अब हमें थोड़ा सा और इसका नेचर देख लेना है कि यहाँ पर रफ आइडिया तो मिल चुका है कि कर्व जो है वो इस तरीके से जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है कि ऐसे जाके और फिर इस तरीके से हो जाएगी इन्फिनिटी तक। और जब इतना बन जाएगा तो फिर ये हमारा फर्स्ट वाला थर्ड में बना देंगे और जो फोर्थ वाला है वो बन जाएगा जाके सेकंड में, तो हमारा ये कर्व पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं एसिम्प्टोट के बाद, यानी सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर y। सॉल्विंग द इक्वेशन फॉर y के लिए सॉल्व करें तो हमारा कर्व का इक्वेशन हमारे सामने भी लिखा था कहीं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो y के लिए वैसे ही सॉल्व है, तो सबसे पहला काम हम ये करें कि यहाँ से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि y इस क्यूब रूट लें जब, तो फिर हमें कुछ सॉल्व होता होना चाहिए। तो पहले सब राइट हैंड साइड से हम x³ को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो y³ है क्योंकि हमें क्यूब रूट लेना होगा y। तो हालांकि यहाँ पर जो हम कॉमन ले लेंगे x³ में, लेकिन यहाँ पर हमें
अपान में पहुंच जाएगा ये एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर चूँकि माइनस का फिर ये 1 हो जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि हमारा इक्वेशन था वाई क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, ये था। हमने यहाँ से एक्स क्यू को बाहर लिया, तो ये एक्स क्यू जो एक पावर तो बाहर होगी, 2 पावर अपान में चली जाएंगे और माइनस का 1 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हम इसमें से माइनस साइन को कॉमन लें, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस बाहर लिया तो एक्स क्यूब तो क्या हुआ 1 प्लस हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्योंकि मालूम ही है माइनस का क्यूब रूट माइनस होता है x का, ये मिल जाएगा, उसकी पावर 1/3 हो जाएगी। तो ये चीज़ हम दोबारा लिख लेते हैं, यानी वैसे भी लिखना होगी क्योंकि हम y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है होल पावर 1/3, इतना हमें सॉल्व होके मिल रहा है। अब हम यहाँ पर जो हमारे वैल्यू आ रही है, बस 2 वैल्यू ही देखना है कि अभी हमें नहीं पता ये कर्व ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, बस इसी के बारे में थोड़ा हमें आइडिया लेना है कि 0 से a के बीच में कर्व कैसा बनेगा और a के बाद कैसा बनेगा, कैसे कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी ऊपर से ये नीचे से जाना है या ऊपर से जाना है, अभी हमें कोई आइडिया नहीं है। ये पता हो जाएगा तो कर्व बहुत हद तक बन जाएगा, क्यों और इसके इधर देखना नहीं, क्योंकि जैसा इस तरह बनना है वैसा इस तरह, इसलिए हमें ये जो पार्टीशन हो गया था कई पार्ट में 1 2 3 4, उसमें सिर्फ हमें 2 पार्ट ही देखना होंगे, क्योंकि हमें सिमेट्री और से भी बहुत चीज़ क्लियर हो रही है। सबसे ज़्यादा हमें हेल्प कर रही है सिमेट्री, एसिम्पटोट्स भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि x की वैल्यू अगर हम 0 और a के बीच में रखते हैं, अगर 0 और a के बीच में हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो क्लियर सी बात है x की वैल्यू a से कम होगी। जब a से कम होगी वैल्यू यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो होगी वो अगर a से कम रखेंगे, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे x की वैल्यू a/2 रखते हैं, तो फिर क्या होगा कि a से तो कट जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर, ये 2 4 1 के ऊपर पहुँचेगा और ये वैल्यू आ जाएगी निगेटिव, निगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी पॉजिटिव। बस ये हमें पता करना था। देन हम कह सकते हैं कि y जो होगा y विल बी पॉजिटिव, बस यही हमें पता करना था, और इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि y पॉजिटिव होगा 0 से a के बीच में। अब a के बाद और देखना है, इफ़ x ग्रेटर देन a, यानी a के बाद से कितना होगा, तो वो कैसे पता करें। जैसे उसमें हम x की वैल्यू जैसे 2a रख लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, और a से a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 में से 1 ये माइनस करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी a से बड़ी कोई भी एक वैल्यू ले लें, तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ये वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये वैल्यू अगेन निगेटिव है, निगेटिव पॉजिटिव का इंटू करेंगे निगेटिव वैल्यू मिलेगी। बस हमें यही पता करके ही बहुत हद तक प्रॉब्लम सही हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं y विल बी निगेटिव। हम अब इसको काफ़ी हद तक इसको हम कर्व को ट्रेस कर सकते हैं, और एसिम्पटोट्स हमें देख ही लिया है कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कर्व की वैल्यू भी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी, और साथ में उस लाइन जो थी y + x = 0, उसी लाइन के साथ ही ये कर्व चलेगा। अब हम लोग कर्व को प्लॉट करने के सिचुएशन में पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं कोई पॉइंट अगर कम पड़ता है तो हम फिर और भी इसमें शामिल कर लेंगे, या फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इसको बना सकते हैं। तो एक पॉइंट हमें मिला था 0,0 मिला था, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिला था a,0 मिला था। इसी पॉइंट का थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कैसा होगा, क्योंकि वहाँ पर
टेंजेंट भी आ रहा था। अब बहुत तक उम्मीद हो गई ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए इस पॉइंट को चेक नहीं कर पा रहे हैं हम। आप चाहे चेक करके इसे दिखा सकते हैं या डायरेक्टली बना सकते हैं, और सारे पॉइंट को इंक्लूड करना ज़रूरी नहीं है। आप रफ आइडिया थोड़ा सा लेते हैं। कर्व ट्रेसिंग का मतलब ही यही होता है। तो इसमें ये पता चल गया था कि 0 और A के बीच में, यानी यहाँ पर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये ऊपर ही कर्व बनेगा, और यहाँ से पास हो रहा था, यहाँ से पास हो रहा था, इसका मतलब ये ऊपर जाके कर्व जो है वो नीचे आएगा। और ये टेंजेंट है ये वाली लाइन, तो इसे थोड़ा सा मिलाते हुए टच करते हुए इसे निकालें, और इसी तरीके से इसको भी टच करते लाना है, क्योंकि ये वाली पॉइंट इस वाली लाइन के बारे में भी पता चला था कि ये लाइन भी जो है वो, तो इसे जैसे 90 डिग्री पे लेके आए, इस तरीके से टच कर जाए यहाँ पर जब आए। और चूँकि फिर इसके बाद बताया गया है, और ये वाली लाइन जो थी इन दोनों के बीच से होकर जाती है, यानी वाई और ये निगेटिव वाले के बीच को भी 45 डिग्री पर, यानी जो हम एसिम्प्टोट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें पहले से इस एसिम्प्टोट्स को जो है वो आप बना दें ताकि कर्व ना महसूस हो, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको हम बना रहे हैं। आप सॉलिड भी बना सकते हैं। वाई प्लस लिख भी दें इसको कि वाई प्लस एक्स बराबर 0, या आप लिख सकते थे वाई इक्वल टू -x। अब ये लाइन के बारे में पता है, ये लाइन जो है जो इन्फिनिटी तक कर्व भी इसके साथ जाएगा, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है इसलिए, और इस यहाँ पर कट करेगा ये, और टेंजेंट होगी तो इसका मतलब कर्व जो आगे चलेगा वो फिर इसी पॉइंट से फिर नीचे की तरफ आएगा। ये भी पता चल रहा है यहाँ से, क्योंकि x अगर ग्रेटर देन a होगा तो y निगेटिव होगा, तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा a के लिए, और ये निगेटिव चलते लेकिन यहाँ पर टच करते हुए जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हम लोगों ने देखा टेंजेंट था, यहाँ पर टच कर रहे थे, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन ही था जिसको हम लोगों ने चेक नहीं किया। लेकिन यहाँ से बात क्लियर हो रही है, कंफर्म बिल्कुल हो जाती है इससे। तो यहाँ से टच करते हुए इसको यहाँ पर निकालें, क्यों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वो पॉइंट होता है जिसके उस तरफ तो कर्व जो है अगर आप देखें इस तरीके से वो इंक्रीजिंग होता है, और इसके इधर जो होता है कर्व जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है, और साथ ही साथ डिक्रीज होते होते ये हम इस तरीके से ले आएंगे कि ये एसिम्प्टोट ये वाली लाइन हो जाएगी, यानी इसी को साथ साथ इन्फिनिटी तक जाएगी। अब हम लोगों ने इतना जब कंप्लीट कर लिया कि इस तरफ पॉजिटिव इनके बीच में बनना है, यहाँ से पता हो गया, तो निगेटिव इधर नहीं बनेगा, और इसी तरीके से ए इक्वल टू ग्रेटर देन के लिए ऊपर नहीं बनना है, इसका नीचे बनना है। और इस लाइन के बारे में पता कि टेंजेंट है ये, तो इस तरह इधर भी टच कर रही है लाइन, इस वाले पोर्शन में भी ये वाली ये जो लाइन आई थी x इक्वल टू a, इसको टच कर रही है। ऐसे ही हम कर्व को यहाँ पर सिमेट्री का यूज़ करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। नहीं जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है वैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से बनाया। ये थोड़ा बहुत कैसे भी हो सकता है, लेकिन आप रफली इसको बना दें, इसको इधर से भी टेंजेंट टच करते हुए और इधर से भी टेंजेंट करते हुए, जिस तरीके से इधर किया था बिल्कुल ऐसे ही इसको हम लोग बना देंगे, टच करते हुए बना देंगे इसको। और फिर इसके बाद क्या हुआ था कि ये लाइन जो होगी वो इसी के करस्पॉन्डिंग x इक्वल टू -a होगी, यानी जो x कोऑर्डिनेट था वही ऑर्डिनेट बन जाएगी। ये भी x इक्वल टू a है, ये डॉटेड लाइन से बना दें आप। और फिर यहाँ से भी इस वाली लाइन से टच करते हुए इस लाइन को निकालेंगे, और ये लाइन जा रही है जो कि y प्लस एक्स इक्वल टू 0, इसका टेंजेंट इसका बनाना है, एसिम्प्टोट बनाना है। वैसे भी हमें इसको फर्स्ट वाला थर्ड जैसा बनेगा, और जो हमारा फोर्थ वाला बन चुका है उसको हम यहाँ पर बना देंगे। तो अगर ये लाइन के उधर बन रहा है अपोजिट कोऑर्डिनेट में से बिटे, तो ये लाइन के इस तरफ वैसे ही बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको फिर ऐसे करके ले जाके हम लोग इन्फिनिटी तक इसको चला जाएगा। इस तरीके से हमारा ये कर्व तैयार हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।